ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक जिले की है जहां दो परिवार पास पास रहते थे जो एक दूसरे के पड़ोसी थे। दोनों ही संयुक्त परिवार थे और खाने पहनने में भी कोई कमी नहीं थी। दोनों परिवारों के कारोबार भी अच्छे थे। एक परिवार स्वामी भट्टाचार्य जी का था, जिसमें एक उनकी पत्नी शीला देवी और उनके 3 बेटे और 3 बहुएं और 2 पोते 2 पोतियां थी। स्वामी भट्टाचार्य के एक बेटी भी थी जिसकी शादी 1 साल पहले हो चुकी थी। वहीं पड़ोस में जो घर था उसके मुखिया श्री गोपाल जी थे। उनके घर में उनकी पत्नी ललिता, 2 बेटे और 2 बहुएं, 2 बेटियां थी जो अभी कुंवारी थी। गोपाल जी ने अपने बेटों के लिए सीधी सीधी से लड़कियां ढूंढी थी, लेकिन उनके घर का वातावरण हद से ज्यादा आधुनिक देखकर वह उनसे भी आगे निकल गई। अपने सास ससुर के सामने भी छोटे छोटे नाम मात्र कपड़े ही पहना करती, जिनको देखकर गोपाल जी को भी शर्म आने लगी थी। जबकि स्वामी भट्टाचार्य जी के घर का वातावरण प्राचीन, पारंपरिक, संस्कृति, सभ्यता और शांत स्वभाव का था। स्वामी भट्टाचार्य जी एक कॉलेज के प्रिंसिपल थे। वह बहुत ईमानदार, शांत स्वभाव और पारंपरिक उसूलों को मानने वाले थे। वह अपने काम के प्रति अत्यधिक रुचि रखने वाले व्यक्ति थे। उनके उसूलों के सिद्धांत उनके परिवार के साथ साथ उनके कॉलेज में पढ़ रहे विद्यार्थियों में भी साफ नजर आते थे। वह आधुनिक सभ्यता के खिलाफ थे। उनका मानना था कि अगर हमें आगे बढ़ना है, उन्नति करनी है, तो आधुनिक सभ्यता को नहीं बल्कि प्राचीन सभ्यता को अपनाओ। वह मानते थे कि मॉडर्न कल्चर को अपनाकर ना तो समाज में खुशहाली ला सकते हैं और ना ही अपने परिवार में। वह अक्सर सबको समझाते रहते थे कि पुराने और आज के जमाने में जो सबसे बड़ा अंतर है वह समय का है। पुराने जमाने के लोगों के पास काफी समय होता था, वो अन्य लोगों से मिलते, बात करते, पर आज के समय के लोग तो व्यस्त रहते हैं। सभी लोग कहते हैं कि अभी बिजी हैं। वे मुश्किल से अपने रिश्तेदारों, मित्रों और दूसरे लोगों से बात करने का मौका निकाल पाते हैं। आजकल का जीवन वास्तव में बहुत व्यस्त है। सब लोग अपने कर्मों में लगे हैं। किसी के पास दूसरे से बात करने का वक्त ही नहीं। हर व्यक्ति अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहता है। कहने को तो उसके हजारों लाखों ऑनलाइन दोस्त हैं, जिनके लिए हर व्यक्ति अपने परिवार को किनारे लगा देता है। लेकिन जब वह डूबने लगता है तब उसके किनारे लगाए हुए ऑफलाइन दोस्त यानी उसका परिवार ही उसे डूबने से बचाता है। वहीं दूसरी तरफ श्री गोपाल जी का मानना था कि मॉडर्न कल्चर को अपनाकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। जीवन में तरक्की के ताले की सबसे बड़ी चाबी मॉडर्न कल्चर और तकनीक है। अपने बच्चों के पैरों में पुराने जमाने की बेड़ियां डालेंगे तो पुराने ही बनकर रह जाएंगे। बच्चों के भविष्य, उनकी उन्नति देखनी है तो उन्हें मॉडर्न कल्चर और तकनीक के साथ खुला छोड़ देना चाहिए और समाज की परवाह ना करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोनों परिवारों के मुखिया अलग अलग सोच होने के कारण वह अपने अलग तौर तरीकों से, अपने सोच विचार से अपने परिवारों का लालन पोषण करते रहे। श्रीमान भट्टाचार्य के घर में रात में जल्दी सोते और सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करते और अपने अपने कार्यों में लग जाया करते, जबकि गोपाल जी के यहाँ रात में जागते रहते, देर से सोते और सुबह देर से जागते थे। भट्टाचार्य जी के घर में औरतें शलवार सूट और साड़ी ही पहना करती और मर्द धोती कुर्ता और पैंट शर्ट ही पहना करते थे, जबकि गोपाल जी के दोनों बहुएं छोटे कपड़े और उनकी पत्नियां और दोनों बेटियां जीन्स, टॉप, स्कर्ट, लेगी, कैप्री और मर्द जीन्स, टी शर्ट, लोअर शॉर्ट्स, हमेशा मॉडर्न ड्रेसेस ही पहनते थे। अक्सर गोपाल जी भट्टाचार्य जी को टोकते रहते, क्या यार भट्टाचार्य, ये किस जमाने के सोच विचार को तूने पाल रखा है अपने अंदर, अपने घर के अंदर। इन सब से बाहर आ, देख दुनिया कितनी हसीन है, कितने दिन की जिंदगी है, खुल के जियो। ये क्या पुराने रीति रिवाज को अपनाकर बैठा है, बच्चों को उनके मर्जी से जीने दे। यह बात सुनकर भट्टाचार्य जी बस मुस्कुरा दिया करते थे। वह शांत स्वभाव होने के कारण उनकी बातें हमेशा सुनते और मुस्कुरा देते। सोसाइटी में भी उनकी बहुत इज्जत थी। हर आदमी उनके जैसा बनना चाहता था, मगर अपने मॉडर्न कल्चर को अपने ऊपर हावी करने के कारण उससे बाहर नहीं निकल पाता था। गोपाल जी की बहुएं और बेटियां मॉडर्न कपड़े पहनकर भी कभी उनके सामने आ जाती तो अपनी नजरें नीचे कर लिया करते थे। एक दिन जब भट्टाचार्य जी की पत्नी शीला जी कपड़े धोकर छत पर धूप में डालने के लिए गई
तो गोपाल जी की एक बेटी और एक बहू भी छत पर टाइट लेगी और टॉप पहने टहल रही थी। जब उन्होंने शीला जी को साड़ी फैलाते हुए देखा तो हंसने लगी और ननद कहने लगी, आंटी जी, ये इतना बड़ा कपड़े का थान आप कैसे लपेट लेती हैं? आपको गर्मी नहीं लगती है क्या? हम तो कभी नहीं लपेट सकते। भाभी बोली, आंटी जी ओल्ड फैशन है ना, पुराने जमाने की औरतों को तो आदत होती है इतना कपड़ा लपेटने की। और दोनों खूब हंसने लगी। शीला जी भी शांत स्वभाव की थी। उनकी बातें सुनकर वो भी मुस्कुरा कर चल दी। गोपाल जी के दोनों बेटे भी मॉडर्न कल्चर के गुलाम थे और हमेशा सबसे और अपनी पत्नियों से लड़ते झगड़ते रहते थे। एक दिन छुट्टी का होता था, जब सब घर में मौजूद थे। उस शाम भट्टाचार्य जी के पोते पोती पढ़ रहे थे। तब गोपाल जी के घर में बहुत ऊंची आवाज में गाने बजने लगे। आवाज इतनी ऊंची थी कि भट्टाचार्य जी के घर की दीवारों को फांदकर उनके घर में घुसी जा रही थी। बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आने लगी और घर के सभी सदस्यों को इतनी तेज आवाज से परेशानी होने लगी। भट्टाचार्य जी का छोटा बेटा निखिल उनके घर गया और दरवाजा खटखटाने लगा, लेकिन गानों की आवाज तेज होने के कारण किसी को सुनाई नहीं दिया। जब किसी ने नहीं सुना तो वह दरवाजा खोलकर ऊपर चला गया। देखा तो घर में पार्टी चल रही है। गोपाल जी के बेटों ने ड्रिंक किया हुआ है। उनकी बेटियां, बहुएं और पत्नी भी मॉडर्न ड्रेस पहने झूम रही हैं। घर का सामान इधर उधर बिखरा हुआ है और सोफे पर लेटे हुए गोपाल जी आंखें बंद करके ताल से ताल मिला रहे थे। निखिल आगे बढ़ा और उनमें से एक लड़के के कंधे पर हाथ रखा और बोला, भाई, थोड़ी आवाज कम हो सकती है क्या? लड़का, क्या? उसने जोर से कहा, भाई, थोड़ी आवाज कम हो सकती है क्या? बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आ रही है। क्या? उस लड़के ने अपने कानों पर हाथ रखकर पूछा, क्या? सुनाई नहीं दिया, और तेज बोलो। जैसे ही निखिल बुलंद आवाज में बोला, तभी गोपाल जी के दूसरे बेटे ने जल्दी से दौड़कर गाना बंद कर दिया। गाना बंद हुआ तो उसकी आवाज इतनी तेज थी कि उसके घर तक पहुंच गई, क्योंकि गाना बंद हो जाने से एकदम सन्नाटा छा गया था। इस पर गोपाल जी के बेटे और बेटियां और बहुएं जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगे। गोपाल जी और उनकी पत्नी को भी हंसी आ गई। इस पर निखिल को बहुत गुस्सा आया। उसका हाथ उठने वाला था, तभी उसके कानों में बाबूजी के कहे शब्द गूंजने लगे, देखो बेटा निखिल, अगर कोई तुम्हें अपमानित करता है तो वह तुम्हारे संयम की हद देखना चाहता है और अपना अक्स तुम्हें ही पिलाना चाहता है। तब वह अपमानित करने वाला व्यक्ति खुद की जीत समझने लगता है, तो उसे जीतने मत दो, उसको अपने संयम के हद दिखाकर हरा दो, तब जीत तुम्हारी होगी। तो उसने अपना हाथ रोक लिया, क्योंकि गोपाल जी के बच्चे यही चाहते थे कि इतने गुस्से में आए और ये हिंसा पर उतर आए। उन्हें उस परिवार के हर एक सदस्य का शांत स्वभाव देखकर बड़ा आश्चर्य होता था और किसी न किसी बात पर उन्हें उकसाने की कोशिश करते रहते थे। आज गोपाल जी के बेटों को अच्छा मौका मिल गया था, तो उन्होंने मौका देखकर वार कर डाला। लेकिन आज भी जीत भट्टाचार्य जी के संस्कारों की हुई, जिन संस्कारों से भट्टाचार्य जी ने अपने बच्चों की परवरिश की थी, वह उन्हें हर मुसीबत, हर परेशानी से बाहर निकाल लेती थी। आज भी वही हुआ। अगर आज निखिल का हाथ गोपाल जी के बेटे पर उठ जाता तो वह सोसाइटी में बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देते, जिससे इंतजार में वह हमेशा रहते थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। निखिल वहां से चुपचाप अपने घर चला आया। उसके चले जाने के बाद गोपाल जी के बेटों ने और तेज आवाज में गाने बजाने शुरू कर दिए। वह दिन तो गुजर गया। एक दिन निखिल किसी रास्ते से गुजर रहा था। वहां उसे देखा कि कुछ लड़के गोपाल जी के छोटे बेटे को मार रहे थे। निखिल ये सब नज़ारा देखकर परेशान हो गया। उसने वहां जाकर अपना मोबाइल निकालकर 100 नंबर डायल किया और लड़कों को बोला कि अभी पुलिस को बुलाता हूँ। निखिल के इतना कहने पर वे लड़के वहां से भाग खड़े हुए। उन लड़कों ने गोपाल जी के बेटे को लहूलुहान कर दिया था। निखिल ने जब उसे देखा तो घबरा गया और उसे जल्दी से किसी की मदद से डॉक्टर के यहाँ लेकर भागा। डॉक्टर ने पहले तो उसे देखकर पुलिस केस बताकर अपने यहाँ इलाज करने से मना कर दिया, लेकिन निखिल के रिक्वेस्ट करने पर डॉक्टर ने उसका इलाज शुरू कर दिया। डॉक्टर ने बोला कि इस लड़के को चाकू लगा हुआ है,
जख्म बहुत गहरा है। अच्छा हुआ तुम वक्त रहते इसे यहाँ ले आए। अगर 10 मिनट और देरी हो जाती तो इसको बचाना मुश्किल था। निखिल बहुत घबराया हुआ था। जब उसने डॉक्टर की यह बात सुनी तब उसकी जान में जान आई। निखिल ने पूछा, क्या मैं अब इस लड़के से मिल सकता हूँ? डॉक्टर ने बोला, ठीक है, मिल सकते हो। निखिल जब उस लड़के के पास मिलने गया तो वह दर्द से कराह रहा था और निखिल को देखकर उसने शर्म से अपनी गर्दन झुका ली। हाथ जोड़कर निखिल से माफी मांगने लगा। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वह निखिल से बोला कि हम लोगों ने तुम्हें बहुत अपमानित किया। हमने तुम्हें नीचा दिखाने की कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आज तुमने मेरी जान बचाई है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, नहीं तो मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। निखिल, कैसे बातें करते हो भाई? पड़ोसी होने के साथ साथ हम एक ही परिवार के लोग हैं, और अगर परिवार पर किसी भी तरह की मुसीबत आती है तो परिवार ही उसका साथ देता है। तुम मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे छोटा महसूस करा रहे हो। मुझसे माफ़ी मत मांगो, यह तो मेरा फ़र्ज़ था। इतना सुनकर गोपाल जी का बेटा निखिल के गले लग गया और रोने लगा। निखिल, चलो चलो, अब बस रोते नहीं, जल्दी ठीक होकर घर जाना है ना। जब तक गोपाल जी का बेटा हॉस्पिटल में रहा तब तक निखिल ने उसका बहुत ख्याल रखा। एक दिन भट्टाचार्य जी की पत्नी और बहू ने मिलकर पापड़ तोड़े और उन्हें छत पर धूप में सुखाने के लिए रखे हुए थे। जब शाम का वक्त हुआ तब भट्टाचार्य जी की पत्नी और बड़ी बहू उन्हें समेटने के लिए छत पर पहुंची तो किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने गौर से सुना तो यह आवाज़ गोपाल जी की छत से आ रही थी। वे उनके घर की दीवार के करीब गई तो उन्होंने देखा गोपाल जी की बेटियां रो रही थी और उनमें बहस हो रही थी। फिर एक फ़ोन आया। फ़ोन पर उसने गुस्से में किसी को बहुत बुरा भला बोला और फिर रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी। हम ऐसा नहीं कर सकते, भगवान के लिए हम पर रहम खाओ, हमें इस नर्क में मत धकेलो। समझने की कोशिश करो, कुछ और करने को कहोगे तो हम सब काम कर देंगे, लेकिन ये काम हम नहीं कर सकते। तुम्हारी भी तो माँ बहन होंगी, हम भी तो किसी की माँ बहन हैं। प्लीज़ हमारी बात को समझने की कोशिश करो। हेलो हेलो हेलो। उधर से शायद फ़ोन कट गया था और इधर से गोपाल जी की बेटी हेलो हेलो करती रही, लेकिन फ़ोन वाले इंसान ने फ़ोन कट कर दिया और फिर वे दोनों बहनें बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। शीला जी, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? पहले तो वह दोनों कुछ नहीं बोली, बस रोती रही। फिर शीला जी की बहू बोली, क्या हुआ, कोई दिक्कत है तो तुम हमसे बता सकती हो। उनमें से एक लड़की बोलने को थी, लेकिन दूसरी ने उसका हाथ पकड़कर चुप करा दिया। कुछ नहीं भाभी, ऐसे ही भैया को चोट लगी थी ना, तो उसके लिए हमें टेंशन हो रही थी, बस रोना आ रहा था। शीला जी, बेटा भाई की तबीयत तो अब ठीक है, इस पे रोने वाली क्या बात है? अभी तो तुम फ़ोन पर बातें कर रही थी ना, हमने सब सुन लिया है। अब तुम हमसे कुछ भी मत छुपाओ। मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ, तुम हम दोनों से अपने सब बात शेयर कर सकती हो सकता है हम तुम्हारे किसी काम आ जाएं। तब गोपाल जी की बेटियों में थोड़ी हिम्मत आई, पर भट्टाचार्य जी की दीवार फांदकर उनकी छत पर आई और शीला जी के गले लगकर रोने लगी। उन्होंने एक तरफ पलंग पर उन्हें बैठाया और उनसे सब बात पूछी तो पता चला कि दो लड़कों से उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो कि दोनों दोस्त थे। लेकिन वह दोनों लड़के अच्छे नहीं निकले। उन्होंने उनके कुछ फोटोज़ और वीडियोज़ रखकर उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उनसे गलत काम करवाने के लिए मांग करने लगे। तो इस पर वे दोनों बहनें बहुत परेशानी में थी और रो रही थी। वह दोनों उन दोनों लड़कों के सामने गिड़गिड़ाई, लेकिन वह दोनों लड़के किसी भी तरह मानने के लिए तैयार नहीं थे। वह लड़के चाहते थे कि यह दोनों बहनें हमारे लिए गलत काम करके हमें पैसे कमा कर दें। गोपाल जी की बेटियां भले ही मॉडर्न विचार की थी, लेकिन उनके संस्कार इतने भी बुरे नहीं थे। वह दोनों उन लड़कों से बेहद प्यार करती थी। उन लड़कों ने अपने पहला अच्छापन दिखाकर उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उन्हें इस्तेमाल किया और धोखा दिया। अब उनसे यह मांग कर रहे थे, शीला जी, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है बेटा, तुम हमारी इज्जत हो, इस सोसाइटी की इज्जत हो। मेरे होते हुए तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मुझ पर विश्वास रखो, बस उन लड़कों का पता दे दो। गोपाल जी की बेटियों के अंदर शीला जी की बातों से बहुत हिम्मत आ गई
उन्होंने शीला जी को उन लड़कों का पता वगैरह सब बता दिया। शीला जी, बेटा अब आराम से अपने घर जाकर सो जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। गोपाल जी की बेटियां जाने लगी, लेकिन जाते जाते अचानक रुक गई और पीछे मुड़ी। शीला जी के पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी, आप तो कोई देवी हैं, हमने आपको कितना जलील किया। उस दिन भी कितने हंसकर साड़ी को लेकर आपको कितना अपमानित किया था, लेकिन आपने पलटकर जवाब भी नहीं दिया और मुस्कुरा कर चल दी। ऐसा कोई इंसान नहीं हो सकता, आप सच में देवी ही हैं। हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, हमें माफ़ कर दीजिए। हमें अच्छे बुरे की समझ नहीं थी। आज जब हम पर मुसीबत आई और आपने हमें समझाया, हमें हिम्मत दी, तो आज हमें समझ आया कि बुरे कर्मों के फल हमेशा बुरे ही होते हैं और अच्छे लोग आज भी इस दुनिया में हैं। शीला जी ने तुरंत उन्हें उठाया और अपने सीने से लगा लिया। तुम मेरी बेटियां हो, जैसे मेरी बेटी परी है वैसे ही मैं तुम्हें अपनी बेटियां मानती हूँ। और बेटियों पर मुसीबत आएगी तो उसे माँ नहीं संभालेगी तो कौन संभालेगा। अब तुम घर जाओ और बेफिक्र हो जाओ। अगले दिन शीला जी और उनकी बड़ी बहू उस पते पर पहुंची जो गोपाल जी की लड़कियों ने उन्हें दिया था। टूटा फूटा सा खंडर सा घर था और उसमें 2 लड़के ताश खेल रहे थे। जब उन लड़कों ने शीला जी और उनकी बहू को देखा तो वह पूछने लगे, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या करने आई हो। शीला जी का मंझला बेटा सब इंस्पेक्टर था, अपने बेटे के आई कार्ड की फोटोकॉपी साथ लेकर आई थी और जब उन लड़कों को दिखाया तो वह लड़के भौचक्के रह गए। वह दोनों लड़के शीला जी के मंझले बेटे सब इंस्पेक्टर को जानते थे। वह बहुत ही कड़क इंस्पेक्टर थे। शीला जी ने जब उन्हें डरे देखा तो पूछा कि उन लड़कियों की फोटोज और वीडियोस कहाँ हैं जिनको तुम ब्लैकमेल करते हो। पहले तो वह लड़के आनाकानी करने लगे, लेकिन जब उन्हें उनके बेटे की याद आई तो उन्होंने अपना फ़ोन शीला जी के हाथ में थमा दिया। इसमें ही है सब कुछ डाटा। शीला जी ने अपनी बहू को फ़ोन पकड़ाया और शीला जी की बहू ने उसमें से सब डाटा डिलीट कर दिया और उन लड़कों से पूछा कि कोई और डाटा तुम्हारे पास तो नहीं है। उन्होंने कहा, हम तो वैसे ही गरीब लोग हैं, हमारे पास तो बस यह एक ही फ़ोन था। शीला जी ने उन लड़कों को बहुत ही सख्त वार्निंग देकर छोड़ डाला और कहा कि अगली बार किसी लड़की को ऐसे ब्लैकमेल किया तो अपने बेटे से कहकर तुम्हें 3rd डिग्री दिलवा दूंगी। लड़के हाथ पैर जोड़ने लगे और बोले, नहीं नहीं माँ जी, आगे से कुछ ऐसा नहीं होगा। शीला जी और उनकी बहू वहाँ से चली आई और गोपाल जी के बेटे को छत पर बुलाया। जब गोपाल जी की बेटियाँ ऊपर आई तो शीला जी और उनकी बहुएं उन्हें देखती रह गई। उन दोनों ने साड़ियाँ पहनी हुई थी और साक्षात देवी नजर आ रही थी। शीला जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सारी बात उन्हें बता दी। गोपाल जी की बेटियां बहुत खुश हुई और कहने लगी, माँ जी हम कैसे लग रहे हैं। शीला जी ने कहा, बहुत सुंदर लग रही हो, मेरी बेटियां जुग जुग जियो। गोपाल जी की बेटियों ने शीला जी और उनकी बहू को खुशखबरी सुनाई कि उनके लिए अच्छे घर से रिश्ते आए हैं और उनके माँ पापा ने उनके रिश्ते कर दिए हैं और शादी भी जल्द ही करेंगे। शीला जी ने आशीर्वाद दिया और नीचे आ गई। नीचे आते ही उन्हें पता चला गोपाल जी के घर बहुत से लोगों की भीड़ लगी हुई है जो कि कर्जदारों की थी, जो उनके बड़े बेटे ने किया हुआ था। भट्टाचार्य जी के घर में जब भी कोई मुसीबत आती थी तो वह सब एक साथ बैठकर अपने अपने विचार प्रकट करते थे और उस परेशानी का हल निकाल लिया करते थे। लेकिन गोपाल जी के घर में जब कोई मुसीबत परेशानी आती तो पूरी सोसाइटी में उसका बतंगड़ बन जाया करता था। लोग तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर देते थे। आज भी ऐसा ही हुआ। उनके घर में लोगों की भीड़ जमा हुई तो लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दी और जो कर्ज वाले लोग थे वह भी जोर जोर से बोल रहे थे। गोपाल जी के बेटों ने लाखों का कर्जा किया हुआ था और एक तरफ गोपाल जी ने अपनी बेटियों के रिश्ते कर दिए थे जिनकी शादी भी उन्हें जल्द ही करनी थी। गोपाल जी का कारोबार बहुत अच्छा हुआ करता था, लेकिन उनके मॉडर्न विचार, मॉडर्न तकनीक और मॉडर्न स्वभाव के कारण उन्हें कारोबार में भी भारी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि उन्हें रात में देर से सोने की आदत लग चुकी थी और जब इंसान रात में देर से सोएगा तो फिर वह सुबह जल्दी कैसे उठ पाएगा और कारोबार को कैसे समय दे पाएगा। और उनके बेटे बेटियों के भी मॉडर्न विचार होने के कारण खर्चे भी बहुत ज़्यादा थे। उनके बेटे अभी तो कॉलेज में ही थे, थोड़ा बहुत कारोबार देख लिया करते थे,
लेकिन कारोबार की ज्यादा जिम्मेदारी गोपाल जी पर ही थी। उनके बेटे तो हर तीसरे चौथे महीने नए फोन बदलने की आदत थी और अपने कपड़े भी वह अच्छे वाले मॉल में से खरीदा करते थे। बड़ा बेटा लड़कियों पर भी काफी खर्च किया करता था। उनका छोटा बेटा और दोनों बेटियां अब बदल चुकी थी। वह मॉडर्न कल्चर से निकलकर पारंपरिक सभ्यता में आ चुके थे। मोबाइल फोन में बहुत समय तक एक ही इस्तेमाल किया और अपने सीधे सीधे से कपड़े नज़दीक वाली दुकानों से ही खरीद लिया करते थे। कुल मिलाकर उनके खर्चों में कमी आ चुकी थी, लेकिन खर्चों की कमी के साथ साथ उनके कारोबार में भी गिरावट आती जा रही थी, क्योंकि गोपाल जी का रवैया अब भी वैसा ही था और उनके बड़े बेटे का रवैया उनसे भी बदतर था। जब गोपाल जी ने उस दिन अपने घर में कर्जदारों की इतनी भीड़ देखी तो वह घबरा गए और परेशान हो गए। उन्हें इस बात की खबर भी नहीं थी कि उनके बेटे ने इतना कर्जा कर लिया है और अब कारोबार में भी गिरावट आने के कारण जो भी जमा पूंजी थी सब खर्च हो चुकी थी। तो अब गोपाल जी को फिक्र सताने लगी, कितने लोगों का पैसा कहाँ से दिया जाएगा। गोपाल जी और उनकी पत्नी ने उन लोगों को कुछ समय का वक्त देकर टला दिया, लेकिन गोपाल जी और उनकी पत्नी को यह बात खाए जा रही थी। गोपाल जी को अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी हो रही थी और उन्हें भट्टाचार्य जी और उनकी बातें, उनके विचार याद आने लगे। गोपाल जी अपना सर पकड़कर नीचे जमीन पर बैठ गए और बोले, यह मुझसे क्या हो गया? आज जो मैं इस हालत में हूँ वह मेरे मॉडर्न विचार की वजह से हूँ। मेरे मॉडर्न विचारों ने मुझे आज कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने अपने मॉडर्न विचारों के कारण अपने बच्चों की ऐसी परवरिश की कि मुझे आज यह दिन देखना पड़ रहा है। अगर मैं भी भट्टाचार्य जी की तरह अपने विचार इतने मॉडर्न ना करके पारंपरिक विचारों से और संस्कृति से अपने बच्चों को पालता तो आज मुझे यह दिन ना देखना पड़ता। आज मुझे फर्क समझ आ रहा है भट्टाचार्य जी के घर का और अपने घर का। उनका घर स्वर्ग का रूप है और मेरा घर नर्क का रूप है। गोपाल जी यह सब बातें बोल रहे थे, तभी उन्होंने भट्टाचार्य जी को और उनकी पत्नी को अपने घर देखा। भट्टाचार्य जी को उनके घर जाते हुए यह सोचकर शर्म आ रही थी कि बहुएं अर्धनग्न अवस्था में होंगी, लेकिन जब घर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। उनकी बहुएं तो साड़ी में थी। गोपाल जी चौंक कर खड़े हो गए और बोले, भट्टाचार्य जी आप यहाँ? आइए आइए भाभी जी, आप भी आइए, बैठिए, बताइए कैसे आना हुआ। गोपाल जी की पत्नी और बहुएं भी उन्हें चौंक कर देख रही थी। गोपाल जी ने अपनी पत्नी को उनके लिए चाय बनाने के लिए कहा। भट्टाचार्य जी और शीला जी ने उन्हें मना किया, लेकिन गोपाल जी नहीं माने और अपनी पत्नी से कहा, तुम जाओ चाय बना कर लाओ। भट्टाचार्य जी गोपाल जी से बोले, हम ये जानने के लिए आए हैं कि इतने सारे लोग क्यों आए थे। हम तो सिर्फ यह कहने के लिए आए हैं कि हम सब एक ही परिवार के लोग हैं और परिवार में कभी भी कोई समस्या आती है तो परिवार के लोग ही मिलजुल कर उस समस्या का समाधान निकाल लेते हैं। हमसे जो भी बन पड़ेगा हम उसमें आपके साथ देंगे। गोपाल जी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे कि मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं अपने विचारों को हमेशा सही और आपके विचारों को हमेशा गलत ठहराता था। मैं हमेशा मॉडर्न कल्चर अपनाता रहा, जिसका खामियाजा मुझे आज भुगतना पड़ रहा है। मैंने अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी, अच्छे विचार, अच्छी सोच देने के लिए नए ज़माने के हिसाब से, नए ज़माने की सोच से, नए ज़माने की संस्कृति से इन्हें पाला है। लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि भविष्य में मेरा यह मॉडर्न कल्चर मुझे ले डूबेगा। मैं तो हमेशा मॉडर्न कल्चर को ही अच्छा मानता आया हूँ, लेकिन मुझे आज इस बात का एहसास हो रहा है कि जो हमारी संस्कृति, हमारी पारंपरिक प्राचीन रीति रिवाज हैं, उन्हीं के हिसाब से अगर आज भी जिया जाए तो हमारे घरों में सुख, शांति और हमारी औलाद में अच्छे स्वभाव आएंगे। आज मुझे समझ आ रहा है कि हमारी ज़िंदगी में इतने दुख के कारण क्यों हैं। हम मॉडर्न कल्चर के घूंट पी पी कर खुद को खोखला करते जा रहे हैं। अगर मैं अपने बच्चों को आपकी तरह हमारी भारतीय संस्कृति, अपने पुराने रीति रिवाजों से पालता तो आज यह दिन ना देखना पड़ता। मेरे बच्चे मेरे ही हाथों से निकल गए, उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब उनके माँ बाप ही मॉडर्न कल्चर के गुलाम थे तो वह क्यों ना बनते। अपने माँ बाप के गुण ही बच्चों के अंदर आते हैं।
अपने माँ बाप के स्वभाव को देखकर ही बच्चे ऐसा स्वभाव सीखते हैं। मेरे बच्चों के अंदर सारी गलत आदतें हैं, लेकिन आपके बच्चों के अंदर सारे अच्छे गुण हैं। मुझे अपने हर एक बच्चे की हरकत पता है। जब वे किसी मुसीबत में फंसे तब आपके परिवार ने उनका कितना साथ दिया है, मुझे यह सब भी पता है। मेरी बेटियां जो बुरे लड़कों के चक्कर में फंस गई थी, मैंने उस दिन रात में छत पर सब कुछ सुन लिया था। और शीला देवी जी ने अपनी बहू के साथ मिलकर कैसे मेरी बेटियों का साथ दिया, उन्हें संभाला, उन्हें साहस दिया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे छोटे बेटे को कुछ गलत लड़कों ने मार पीट कर मरने जैसी हालत में सड़क पर छोड़ डाला। तब आपके बेटे निखिल ने उसकी जान बचाकर उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराकर उसका इलाज कराया, उसका ख्याल रखा। मुझे यह सब भी मालूम है। आज जब मेरे बड़े बेटे ने मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया, उसमें भी आप लोग मेरा साथ निभाने के लिए मेरे घर आए, तो मैं आपको देखता रह गया। आप बहुत महान इंसान हैं और आपके बच्चों में आपके सारे गुण मौजूद हैं, जो इस बात का फ़र्क करते हैं कि मॉडर्न परिवार के घर का हाल और पारंपरिक परिवार के घर का हाल कितना अलग अलग है। भट्टाचार्य जी बोले, मेरे यार गोपाल, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? जब तुम मुझे मॉडर्न कल्चर अपनाने के लिए कहते थे, तब मैं इसीलिए मुस्कुरा दिया करता था कि एक दिन तुम्हें इसका एहसास ज़रूर होगा। तब तुम्हें खुद ही आधुनिक और प्राचीन का अंतर समझ आ जाएगा। उस दिन अगर मैं तुम्हारे साथ इस बात को लेकर बहस में पड़ जाता तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। इसीलिए मैंने वक्त के ऊपर छोड़ दिया। और देखो, आज वक्त ने ही तुम्हें इस बात का अंतर समझा दिया कि मॉडर्न कल्चर और हमारी संस्कृति रीति रिवाजों में कितना अंतर है। आज तुम्हें इस बात का एहसास हो गया है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। रही बात इस मुसीबत की, तो गोपाल जी, तुम मेरे अच्छे मित्र हो और मेरे पड़ोसी होने के साथ साथ मेरे परिवार भी हो। इस मुसीबत को तो हम चुटकी बजाते दूर कर लेंगे। धीरे धीरे भट्टाचार्य जी के सभी बच्चे गोपाल जी के घर आ पहुँचे और गोपाल जी का बड़ा बेटा भी एक तरफ खड़े होकर यह सब बातें सुन रहा था। उसे भी आज अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। भट्टाचार्य जी ने उसे अपने पास बुलाया और अपने गले लगाया और कहा, देखो बेटा, आज हम सब परिवार एक साथ हैं। तुम्हारी परेशानी हमारी परेशानी है। तुम्हें आज से फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गोपाल जी का बेटा उनसे माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, अंकल जी, आज से मैं अपनी सारी गलत आदतें छोड़ दूंगा। आज के बाद तुम मुझे अपने ही जैसा एक अच्छा, ईमानदार, शांत स्वभाव के इंसान के रूप में पाओगे। भट्टाचार्य जी ने सबको एक साथ देखा। सबके चेहरे पर मुस्कान थी और एक दूसरे के गले मिल रहे थे। और फिर ऊपर देखा और अपने ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हे प्रभु, तेरी कृपा निराली है। दोस्तों, कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।